कंटिन्यू पर। इस बार कुछ चीजें काफी ज्यादा बदल गई हैं, तो इसीलिए जो भी चीजें मैं आपको बताऊं ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना। मेरे साथ साथ ही फाइलिंग कर लो, मैं आपको बता ही रही हूँ। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है स्टार्ट न्यू फाइलिंग की, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अब इस टैब पे क्लिक करके अपनी न्यू फाइलिंग स्टार्ट कर लेनी है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं वो तो आप अपने पास अवेलेबल रखिए ही, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आपको इस बार, अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, दो रिजीम में ना हमारे पास ओल्ड और न्यू, अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो इस बार आपको अपनी डिडक्शंस की सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपने पास रखने हैं, क्योंकि आपको उनके डॉक्यूमेंट नंबर आरटीआर में देने हैं। और इस बार ना नए रिजीम के अंदर पर्सन्स के अंदर ना कन्फ्यूजन हो गई पर्सन्स को, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि इस बार 7 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है या 12 लाख तक की, क्योंकि बजट में अनाउंसमेंट हुई थी ना कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेरी तो ना मेरे पास इसी पॉइंट पे आ रही है। जैसे मैं अभी आपको एक केस दिखाती हूँ, आप यहाँ पर देखिए इस पर्सन का, जिनका भी मैंने फॉर्म 16 ओपन किया है, इनकी सैलरी है 11,84,016 रुपीज़। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने ऑप्ट आउट किया हुआ है न्यू रिजीम से, ऑप्टिंग आउट पे येस है। ये ओल्ड रिजीम में अपनी इन्होंने अपना डिक्लेयर किया होगा अपने एम्प्लॉयर को, तो उसी के हिसाब से इनका टीडीएस वगैरह डिडक्ट हुआ है। तो इन पर्सन्स का ना मेरे पास कॉल आया, बोल रहे कि यहाँ देखिए मेरी सैलरी तो सिर्फ 11 लाख की रिपोर्ट हो रही है और मेरा टैक्स भी काट लिया, मैं ओल्ड रिजीम में हूँ। 12 लाख तक की मैंने तो सुना था इनकम एग्जाम्प्ट है। ये जो 12 लाख की एग्जाम्पशन है ना, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 से अवेलेबल है। ठीक है, 12 लाख की अभी एग्जाम्पशन आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो न्यू रिजीम में 7 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है, वो भी सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की। आप एनआरआई हैं, आप इंडिविजुअली नहीं है, तो आपको फिर ये डिडक्शन भी नहीं मिलती 7 लाख की। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपकी मैंने खत्म कर दी है। अब ये क्वेश्चन एटलीस्ट मेरे पास कमेंट में ना आए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाउ हम क्लिक करते हैं हमारा टैब स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ क्लिक करते ही अब आपको बताना है आप इंडिविजुअल हैं, एचएफ हैं या कोई और कैटेगरी है जैसे कंपनी, फार्म। तो अभी तो हम इंडिविजुअल की आईटीआर सीख रहे हैं, इंडिविजुअल और ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, बस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आपको अपना फॉर्म सिलेक्ट करना है। हम भर रहे हैं आईटीआर 1 सिलेक्ट करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पर बता दिया है कौन पर्सन आईटीआर 1 भर सकता है कौन नहीं, और इस बार इसके रूल चेंज हो गए हैं। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी कॉम्बिनेशन की इनकम्स यहाँ पे डल सकती हैं, सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर, वो आईटीआर 1 को चूज कर सकते हैं। उनकी हाउस प्रॉपर्टी है एक ही, चाहे वो लेट आउट है, उसको रेंट पे दिया हुआ है, या सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों ही केसेस में ये वाली आईटीआर को चूज किया जा सकता है। एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। प्लस आपकी थोड़ी बहुत अदर सोर्सेज की इनकम है, एनी अदर सोर्स की इनकम, इंटरेस्ट है, चाहे वो डिपॉजिट का है या बैंक का इंटरेस्ट है या कोई और इंटरेस्ट आपको मिला या कोई और अदर इनकम आप छोटी मोटी अर्न करते हो, वो आप दिखाना चाहें। नाउ एक और ऑप्शन, एक और कॉम्बिनेशन इसमें हो गया है ऐड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय तो हैं ही, साथ ही आपका शौक है, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, कुछ शेयर्स लेके कुछ पहले टाइम में छोड़ दिए थे और अब उसको सेल कर दिया इस बार, आपका जो प्रॉफिट हुआ है अगर उन शेयर्स का टोटल मिला के 1,25,000 तक है, पूरे साल का प्रॉफिट की बात करी जा रही है ये, तो फिर आप आईटीआर 1 में ही इस प्रॉफिट को दिखा सकते हैं, क्योंकि 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो शेयर्स को बेचने पे आपका कैपिटल गेन हुआ है, वो 1,25,000 तक का एग्जाम्प्ट होता है। तो एग्जाम्प्ट इनकम भी क्योंकि आप आईटीआर में रिपोर्ट कर सकते हो, तो आईटीआर को थोड़ा सा ईजी बना दिया, इस बार सैलरीड पर्सन्स को रिलीफ दे दिया कि वो इस वजह से, क्योंकि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे तो अननेसेसरी आईटीआर 2 या 3 का फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता था उनको। अब उनको अगर ये छोटी मोटी उनकी इनकम है जो कि एग्जाम्प्ट ही है, तो उसके लिए आईटीआर 1 में ही दिखाने की ऑप्शन आ गई, जो मैं आपको अभी साथ साथ दिखा दूँगी। ये सभी पर्सन तो आईटीआर भर सकते हैं, आईटीआर 1 जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एनआरआई ये फॉर्म सिलेक्ट नहीं कर सकता, रेजिडेंट इंडिविजुअल इस फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, या फिर आपका 194N सेक्शन जो टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल है उसमें टीडीएस कटा है, या फिर आप फॉरेन एसेट्स को होल्ड करते हैं, तो उस केस में आप इस फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर सकते। मेजरली इस फॉर्म को पिक करते हैं ऐसे पर्सन जिनकी अदर सोर्स से थोड़ी बहुत इनकम है, सैलरी की इनकम है, और साथ ही जिनकी टोटल इनकम अगर हम उसकी ऐड कर ले तो वो अप टू 50 लाख है, तो ही आप इस आईटीआर को भर सकते हैं। क्लियर, आपको इसकी कंडीशंस पता होंगी तब आपके लिए सही रहेगा। कई बार पर्सन गलत फॉर्म सिलेक्ट करके आईटीआर भर देते हैं, फिर उनको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है।
अगर आपकी शेयर मार्केट्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी इनकम हो, क्रिप्टो की इनकम हो, ठीक है, लॉटरी या बेटिंग या गेमिंग से कोई आपको अर्निंग हुई है, फिर आप इस आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, फिर आपको आईटीआर 2 या 3 सिलेक्ट करना है। अब हम प्रोसीड करते हैं विद आईटीआर 1। यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं वो यही मैसेज है कि अगर न्यू रिजीम यहाँ पे डिफॉल्ट रिजीम है, ओल्ड रिजीम आपको सिलेक्ट करना है तो आपको न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, जिसमें न्यू रिजीम के अंदर आपको बहुत सारी डिडक्शन नहीं मिलती जो यहाँ लिख दी गई है। हम इसको ओके पर क्लिक कर देते हैं। मैसेज आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले क्यों आईटीआर फाइल कर रहे हो। तो बहुत सारे पर्सन्स तो आईटीआर इसलिए भरते हैं क्योंकि उनकी इनकम जो है एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है। तो न्यू रिजीम के केस में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 3 लाख से ज़्यादा की इनकम होने पर आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है, और ओल्ड रिजीम के अंदर 2,50,000 से ज़्यादा की इनकम होने पर आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो तो फिर आप इसको सिलेक्ट करें, पहली टैब को। पर कई बार पर्सन की इनकम होती है 0, कोई इनकम ही नहीं होती। जैसे आजकल स्टूडेंट्स यूपीआई यूज़ करते हैं और यूपीआई से धड़ाधड़ ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से उनके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो लिमिट से ज़्यादा चला जाता है। जो सेविंग अकाउंट के अंदर 50 लाख है और करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ है। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसकी 0 इनकम है पर उसने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा या फिर करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जमा कराया है तो उसको आईटीआर भरना मैंडेटरी है, वेदर 0 इनकम हो। यूपीआई की वजह से अब ये वाली कंडीशन काफ़ी पर्सन पे आ रही है। और साथ ही वो पर्सन अगर कोई ऐसा है जिसने 2 लाख से ज़्यादा का फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 1 लाख से ज़्यादा, या फिर जिसकी बिजनेस की इनकम 60 लाख से ज़्यादा है, बिजनेस की जो टर्नओवर है, और प्रोफेशन के केस में 10 लाख से ज़्यादा की रिसीट्स हैं, या फिर टीडीएस कटा है 25,000 से ज़्यादा नॉर्मल पर्सन के लिए, 50,000 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन के लिए, तो फिर उनको ये वाली कंडीशंस जो है अपनी बतानी है। पहले यहाँ पे ना उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा आईटीआर किस लिए भर रहे हैं, ये सिलेक्ट करेंगे, फिर जिसकी वजह से आईटीआर भर रहे हैं उस कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। वैसे जनरली सभी के केस में ये वाला मेजर होता है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। आपको लगे दोनों ही मेरे लिए नहीं है तो अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। तो मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ इसलिए वीडियो लंबी रहेगी, आप मेरे साथ साथ फाइल कर ले पर आपको नॉलेज भी पूरी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पे ऑटोफिल है। तो लाइव फाइलिंग को क्यों पसंद करते हैं पर्सन, क्योंकि डेटा यहाँ पे सारा ऑटोफिल होता है। स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग है, आप एक एक बटन पे क्लिक करते जाएंगे, आपको आगे बढ़ने की ऑप्शन मिलती जाएगी। तो प्रीफिल डेटा है, सारा एडिटेबल है, आपको चेक जरूर करना है। ये मैसेज आ गया है, ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने सारे हमें टैब दिख रहे हैं। हमें सबसे पहला टैब ही एक्टिव दिख रहा है और सभी डिसेबल दिख रहे हैं। तो आगे के टैब एक एक करके तब एक्टिव होंगे जब आप इन पर एक एक करके एक्शन लेते हैं। यहाँ मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब पर क्लिक कर लिया है। इसमें ऊपर आपकी प्रोफाइल इन्फो आएगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, किसी को भी अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। इसी पेज पर आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये आईटीआर मेजरली पेंशनर या सैलरीड पर्सन भरते हैं। तो उनको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयू के, या फिर प्राइवेट सेक्टर के हैं तो अदर पेंशनर सिलेक्ट करें। और अगर आप अदर मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो अदर आपको सिलेक्ट करना है। या फिर अब आप पर सैलरी इनकम एप्लीकेबल नहीं है, आप अदर सोर्स की इनकम दिखाने के लिए जैसे फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट की इनकम, इसको दिखाने के लिए आईटीआर भर रहे हैं तो आप ये नोट एप्लीकेबल वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। मैं यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लेती हूँ। फाइलिंग का सेक्शन अभी आपको बताना चाहूँगी, इस बार एक्सटेंडेड डेट है हमारी 15 सितंबर 2025। 15 सितंबर तक यही सेक्शन आपके लिए ऑटोमेटिक पिक होगा। लाइव फाइलिंग का यही फायदा होता है, ऑटोमेटिक चीज़ें यहाँ पर पिक हो जाती हैं, आपको इतना सेक्शंस की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही हमारा ओरिजिनल आईटीआर भरने का सेक्शन है। 139.4 हमारा बिलेटेड आईटीआर भरने का सेक्शन है, यानी जब आप 15 सितंबर की डेट को मिस कर दोगे फिर 31 दिसंबर तक आप आईटीआर भर सकते हो, जिसे हम बिलेटेड आईटीआर कहते हैं सेक्शन 139.4 की। अगर आईटीआर में गलती हो जाए तो उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो सेक्शन 139.5 में। तो ये सेक्शन इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। कोई नोटिस आएगा तो नोटिस के रिस्पांस में अगर आईटीआर भरे तो तब नीचे के सेक्शन आपके लिए रिलेवेंट होते हैं। अभी आपको सेक्शन पे कोई वर्क नहीं करना, ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बता दिया टैक्स के हैं 2 रिजीम, ओल्ड एंड न्यू। इनमें से आपके लिए जो भी बेनिफिशियल हो उसी रिजीम में आप आईटीआर भर सकते हैं। सैलरीड पर्सन तो वेदर अपने एम्प्लॉयर को बता भी दिया होगा मुझे ओल्ड रिजीम में जाना है, उसके हिसाब से फॉर्म 16 मिला है, तब भी नए रिजीम में आना चाहे तो भी आईटीआर के फॉर्म के साथ वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, ये नए रिजीम का सेक्शन है।
फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजीम, क्या आप नए रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हो यानी ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो, तो येस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ओल्ड रिजीम में आ जाएंगे। और अगर आप नो, जो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिफॉल्ट में सिलेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि आप न्यू रिजीम में आईटीआर भरोगे। अब कई बार पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा ओल्ड रिजीम मेरे लिए अच्छा है या न्यू रिजीम। उसका भी क्विक सोल्यूशन incometax.gov.in पर ही है। यहाँ पर क्विक लिंक में आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर मिल जाता है। इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप क्विकली अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालकर, आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर का ध्यान रखना, असेसमेंट ईयर 25-26 सिलेक्ट करके और अपनी बेसिक डिटेल्स डालकर कंपेयर कर सकते हो किस रिजीम में आपका टैक्स सेव होगा, किस में नहीं। ठीक है, तो इसको यूज़ कर लेना। इसकी अलग से भी वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर यहीं पे बताऊंगी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम इसको येस कर देते हैं, क्योंकि मैंने जो अभी आपको फॉर्म 16 दिखाया है ना, उन्होंने ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रखा है। नए रिजीम के अंदर बहुत सारी डिडक्शंस नहीं मिलती आपको, तो नए रिजीम के अंदर सिंपल है थोड़ा आईटीआर को भरना, पर ओल्ड रिजीम में इस बार ज़्यादा चेंजेस हैं, क्योंकि ओल्ड रिजीम के अगर आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सारे शेड्यूल भरने पड़ेंगे। तो मैं एक बार येस कर देती हूँ ताकि आपको फटाफट दिखा सकूँ। नीचे है हमारे पास बैंक डिटेल, तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनको यहाँ ऐड कर लेना, ऐड अनदर करके आपको आपका अकाउंट नंबर चाहिए और IFSC कोड, और जो भी अकाउंट आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है मेक श्योर करें उस अकाउंट में आपका पैन और आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, वरना आपका रिफंड आने में दिक्कत आती है। बस आपको जब सभी डिटेल्स लगेंगी करेक्ट है तो कंफर्म पे क्लिक कर लें। पर्सनल इन्फो के टैब पर एक्शन लेते ही हमारे पास अगला टैब एक्टिव हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसी के अंदर आपकी सारी की सारी इनकम रिपोर्ट होनी है, आपकी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, एग्जाम